फायर नॉवल की दुनिया फायर मुंबई को माया नगरी के नाम से जाना जाता है। एक बार जो मुंबई में आ गया वो हमेशा के लिए इस माया नगरी का होकर रह जाता है। लेकिन हर किसी को अपना मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ऐसी ही एक कहानी है सनम और अभिमन्यु की, जहां सनम है एक मासूम चंचल लड़की तो वही अभिमन्यु में एक हार्टलेस बिजनेसमैन, जिसके लिए उसका बिजनेस ही उसकी पूजा है और उसका खानदान है उसका सब कुछ है। अभिमन्यु खून और खानदान को बहुत मानता है, उसके लिए खून और खानदान बहुत मायने रखता है। कैसे होगा अभिमन्यु और सनम का मिलन, जहां एक है घमंड में कर तो दूसरी है जमीन से जुड़ी हुई। क्या ये दोनों एक दूसरे के हो पाएंगे? क्या एक दूसरे को अपना पाएंगे? ये हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी उनकी मोहब्बत। एक 7 स्टार होटल में शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। दुल्हन मंडप पर दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक दूल्हे का कुछ आता पता ही नहीं था। तभी अचानक वहां पर किसी की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, ये शादी नहीं हो सकती। सब लोग उसे तरफ देखते हैं तो वहां से ब्लैकबेरी के सूट पहने एक आदमी अपने रोग और घमंड से चला आ रहा था। वो लड़का मंडप में आकर खड़ा हो जाता है और चारों तरफ अपनी कुटिल निगाहों से देखने लगता है। मंडप में बैठी दुल्हन अपने सामने खड़े लड़के को देखकर आंखों में नमी लिए खड़ी होती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, सुमित तुम बारात लेकर क्यों नहीं आए और तुम इस तरह यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जो लड़का अभी आया था वह था सुमित, जिससे आज सनम की शादी होने वाली थी। अब सुमित सनम का हाथ झक देता है और इसी के साथ सनम 2 कदम पीछे हट जाती है। तभी सुमित जोर जोर से हंसने लगता है और चाहत का चेहरा अपने हाथ में कस के पड़कर कहता है, तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की थी, उसी बेइज्जती का बदला है ये। जब तू मंडप में बैठी है और मटन पर छोड़ी हुई औरत को कोई मर्द नहीं अपनाता, इसीलिए मैंने तेरे साथ ये प्यार का खेल खेला। सनम, आज तुझे ऐसी हालत में देखकर ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। मैं तेरी वही बेइज्जती करना चाहता था जो तूने पूरे कॉलेज के सामने मेरी की थी, इसीलिए तेरी नज़रों में अच्छा बनने के लिए मैंने अपने दोस्त के ऊपर सारा इंसान डाल दिया और वो पल मेरी दोस्ती के लिए मन भी गया। और फिर शुरू हुआ हमारे बदले का प्रोग्राम और इस बदले में तेरी इज्जत, तेरा परिवार, तेरा खानदान सब कुछ बर्बाद हो गया और तू एक मंडप में छोड़ी हुई लड़की बन गई। सुमित चाहत को एक झटके में खुद से दूर करता है और कहता है, जानती है मेरा इन सब में साथ किसने दिया? सुमित दरवाजे की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, इधर आ जाओ बीवी, तुम भी तो मिलो मेरी छोड़ी हुई इस लड़की से। तभी एक लड़की लाल रंग की साड़ी पहने, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र लिए सनम के आगे आकर खड़ी हो जाती है। सनम उसे लड़की को देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और 4 कदम पीछे हट जाती है। वो पूरी तरीके से लड़खड़ा गई थी और वहां खड़े सारे मेहमान तमाशा देख रहे थे। सनम के मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल रहे थे, उसकी आंखों की नमी और उसकी आंखों से बहता वह समुद्र इस बात के गवाही दे रहे थे कि उसे धोखा देने वाले उसके अपने ही तो थे। सनम आगे जाकर उसे लड़की का हाथ पकड़कर कहती है, क्यों किया तूने निधि? तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, मैं अपनी हर बात तुझसे शेयर करती थी ना, और तूने ही मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। सुमित फिर भी पराया था, अभी 6 महीने पहले ही मेरी जिंदगी में आया था, लेकिन तू तो बचपन से मेरे साथ थी ना, हर सुख दुख में एक दूसरे के भागीदार थे हम, तो फिर कैसे तूने मुझे धोखा दे दिया? निधि सनम का हाथ झटक देती है और कहती है, प्यार करती हूँ मैं सुमित से और वह मुझसे करता था, तो तेरे लिए कैसे छोड़ देता उसे? और फिर तू तो अब थी, तेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अगर तुम मर भी जाएगी ना तो किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार को तेरे लिए क्यों छोड़ दूं? मेरी माँ बचपन से मुझसे कहती आई थी कि तू एक मनहूस है, जिसकी जिंदगी में जाती है उसकी जिंदगी का सर्वनाश कर देती है, लेकिन तूने मुझे मेरा प्यार छीन की कोशिश की, तूने मेरे सुमित को बहकने की कोशिश की और तुझे लगता है कि मैं तुझे माफ कर देता? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ये कह निधि एक जोर का तमाचा सनम के गाल पर मार देती है। सनम का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, वही सुमित के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी। उसने 2 बेस्ट फ्रेंडों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। सुमित और निधि सनम की बहुत बेइज्जती करते हैं। अब तो सनम के कानों में किसी की आवाज ही नहीं जा रही थी। वो मंडप
से धीरे धीरे चलते हुए नीचे आ जाती है और उसे होटल से बाहर निकल जाती है। बरवास खामोश आंखों से बहते आंसू उसकी बहाली का बयान कर रहे थे। सनम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्या करे क्या ना करे। कुछ भी तो नहीं था उसके पास, ना परिवार ना प्यार ना दोस्त, बिल्कुल अकेली थी वह इस दुनिया में। सनम को कभी भी अपने अनाथ होने पर अफसोस नहीं हुआ था, लेकिन आज उसे अफसोस हो रहा था। अगर उसका परिवार होता, उसके अपने होते, तो कोई सुमित कोई निधि उसे धोखा नहीं दे पाई, कोई उसको बेइज्जत नहीं कर पाता। सनम पागलों की तरह रोड पर चले जा रही थी। उसे इस बात का होश भी नहीं था कि वह चलते चलते रोड के बीच में आ गई है। तभी एक तेज रफ्तार से आई गाड़ी सनम को टक्कर मार देती है और सनम उछलकर बहुत दूर रोड पर जाकर गिरती है और उसके सर से खून बहने लगता है जो पूरे रोड पर फैल चुका था और सनम इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। क्या यही अंत है सनम की मोहब्बत का, या कहानी अभी बाकी थी? क्या कभी सनम को मिलेगी उसकी सच्ची मोहब्बत? क्या कभी मिलेगा सनम को अपनों का प्यार और अपनों का साथ? जानने के लिए सुनते रहिए अगले एपिसोड में। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें। पार्ट 2, फायर नॉवल की दुनिया। फायर। एक आलीशान कमरे में एक लड़की सोफे पर सोई हुई थी। उसके लंबे बाल सोफे पर बिखरे हुए थे, उसकी आंखों के नीचे आंसुओं के निशान थे और उसके होंठ कांप रहे थे। धीरे धीरे उसे लड़की की आंखें खुलना लगते हैं और वह जैसे ही अपने आसपास दिखती है, वह अपने आसपास का माहौल देख एकदम से घबराकर बैठ जाती है और अपने मन में रहती है, क्या मैं बच गई या किसी ने मुझे बचा लिया? लेकिन मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई नहीं था जो मुझे बचाए या मेरे लिए कुछ भी करे। वो लड़की उठकर कमरे के चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नज़र सामने वॉल पर लगी एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग पर जाती है। उसे पेंटिंग को देखा और उसे पेंटिंग में मौजूद लड़की की खूबसूरती को देख वो लड़की मंत्रमुग्ध हो जाती है और उसे पर अपना हाथ फेर कर कहती है, इस दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की कोई हो सकती है? फिर वो अपना सर झटक कर आसपास दिखती है तो चारों तरफ उसे लड़की की तस्वीर थी। ये देखकर उसे लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वह गेट खोलने की कोशिश करती है तो गेट बाहर से लॉक था। वो लड़की अपने मन में रहती है, सनम ये तुम कहाँ गई? कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ फंस गई मैं? तभी उसे वॉशरूम दिखाई देता है। अब वो वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही वो वॉश बेसिन पर पानी लेकर अपने चेहरे पर मरती है, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है क्योंकि यह उसका चेहरा नहीं था। वह अपने चेहरे को बार बार छूने की कोशिश करती है और बार बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि यह उसका चेहरा नहीं है। जैसे जैसे वह अपने चेहरे पर हाथ फेर रही थी, वैसे वैसे आईने में उसका अक्स दिखाई दे रहा था। जीते देखा सनम हैरानी से वही जमीन में बैठ जाती है और कहती है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। सनम उठकर खड़ी होती है और कमरे में आकर चारों तरफ कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नज़र वहां पड़े फोन पर जाती है। तो फोन को उठाकर देखी है तो यह उसका फोन नहीं था। सनम वहीं सोफे पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, क्या उसका चेहरा खराब हो गया था? तो किसने उसका चेहरा बदलवाया? किसके घर में है वह? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कमरे का गेट धीरे से खुलता है और एक लड़का अंदर आता है। उसे लड़के को देखा सनम उठकर खड़ी हो जाती है। वो लड़का सनम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, कैसी है मेरी गुड़िया? सनम हैरानी से इस लड़के को देख रही थी जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिली थी और वह सनम से इतने प्यार से बात कर रहा था। ये देखा सनम की आंखें नम हो जाती है। वही वह लड़का जल्दी से सनम के पास आता है और उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? मेरी गुड़िया क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा मेरी बच्ची से? वही वह लड़की रोते हुए उसे लड़के को अपने गले लगा लेती है। उसे इस लड़के के पास बहुत से फूल हो रहा था, एक अपनापन लग रहा था, इसलिए सनम खुद को रोक नहीं पाती और उसे लड़के के सीने से लाख रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां दो लड़के और आते हैं और उसे लड़की को रोते देखा वह दोनों लड़के पैनिक करने लगते हैं। सनम को समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग कौन है। तभी उनमें से एक लड़का सनम के सर पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ सनम, क्यों रो रही हो बेटा? वही सनम उसे लड़के के मुंह से अपना नाम सुन हैरान रह जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी वह लड़का सनम से कहता है, अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम सात्विक से बात करेंगे, वह हमारी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? जब सनम को कुछ समझ नहीं आता तो वह वॉशरूम में जाकर नहा धोकर तैयार होकर बाहर आती है। आज सबको सनम का व्यवहार
अजीब लग रहा था लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों है। क्या सात्विक ने जो व्यवहार सनम के साथ किया था उससे वह इतना हट हो गई थी कि वह किसी से बात ही नहीं करना चाहती थी। यही सोचते हुए तीनों सनम के पीछे आ रहे थे। अचानक से सनम का पर उसकी ड्रेस में फंसता है और वह सीढ़ियों से लड़ते हुए नीचे आती है। सनम को गिरता देख वह तीनों लड़के जोर से चिल्लाते हैं और नीचे की तरफ भागने लगते हैं। वही डाइनिंग टेबल पर बैठा पूरा परिवार एक झटके में उठकर सनम के पास आ जाता है, लेकिन सनम तब तक बेहोश हो चुकी थी। उन तीनों में से एक लड़का जल्दी से सनम को अपनी बाहों में उठा पहाड़ की तरफ भागता है और उसे बाहर की तरफ भागते देखा। बाकी सभी उसके पीछे जाते हैं। आधे घंटे बाद सब लोग अस्पताल में थे। सनम को एडमिट कर लिया गया था और उसका इलाज चल रहा था। सनम का इलाज करने के बाद डॉक्टर पूरी मल्होत्रा फैमिली के पास आते हैं और कहते हैं, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आपकी बेटी के सर में चोट बहुत गहरी लगी है। अब उनके होश में आने के बाद पता चलेगा। बस तुम मुझे पूरे चांस लग रहे हैं कि आपकी बेटी की मेमोरी लॉस हो सकती है। जैसे ही सब लोग ये सुनते हैं सब सकते में आ जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन सनम को होश नहीं आया था। वही पूरी फैमिली परेशान सी यहाँ बाहर चक्कर काट रही थी। वहीं शाम के पास बैठा उसका एक भाई उसके सर पर हाथ रख रहा था। धीरे धीरे सनम की आंख खुलती है। वह चारों तरफ हैरानी से देती है और जैसे ही वो लड़का सनम के सर पर हाथ रखकर कहता है, अब कैसी है मेरी गुड़िया। सनम अजीब तरीके से उसे लड़के को देखकर कहती है, मैं आपको नहीं जानती कौन हूँ आप। जैसी वह लड़का ये सुनता है उसके हाथ सनम के सर पर से हट जाता है और वह हैरानी से सनम के चेहरे को देखा है। सनम उसे लड़के को देखकर कहती है, देखिए मैं आपको नहीं जानती और यह सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं वो लड़का चुपचाप सनम की सारी बातें सुनता है फिर उसे कमरे से बाहर आ जाता है। पूरा परिवार उसे लड़के की तरफ देखा है। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसे लड़के के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, समीर बताया क्या हुआ है हमारी गुड़िया को। समीर मल्होत्रा खानदान का बड़ा बेटा और सनम का सबसे बड़ा भाई अपने दादाजी जयवर्धन मल्होत्रा की तरफ देखकर कहता है, हमारी गुड़िया सब कुछ भूल गई है दादाजी, उसे कुछ भी याद नहीं, उसे अपना भाई याद नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। वही सब लोग सकते में आ चुके थे, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था किंतु दोनों में क्या से क्या हो गया उनकी बेटी के साथ। सनम कमरे के अंदर अकेली बैठी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है उसकी जिंदगी के साथ और वह कहाँ है। तभी उसे कमरे में एक सफेद रोशनी होती है और उसके आसपास फैलने लगती है। सनम बहुत डर चुकी थी लेकिन वो सफेद रोशनी सनम की तरफ देखकर कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर करने आई हूँ। जैसे ही सनम को सफेद रोशनी की बात सुनती है वो अपने धड़कते दिल के साथ उसे रोशनी की तरफ देखकर कहती है, क्या बताने आई है। वो रोशनी रहती है, तुम अब अपनी दुनिया में नहीं हो, तुम एक नवल की दुनिया में आ गई हो। जिस वक्त तुम्हारी मौत हुई इस वक्त इस कहानी की जो मैं किरदार था उसकी भी मौत हो गई, लेकिन वह किरदार हीरोइन का नहीं बल्कि विलन का था और तुम्हारी सोल उसके अंदर आ गई और उसकी सोल हमेशा के लिए इस दुनिया से आज़ाद हो गई। जैसे सनम ये सुनती है वह हैरान रह जाती है। वह कहती है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। वो सफेद रोशनी उसे और बहुत कुछ बताती है और उसके बाद वहां से गायब हो जाती है। अब सनम को समझ आता है कि वह कहाँ है। उसे ये दुनिया अपनी दुनिया जैसी ही लग रही थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसलिए वह फैसला करती है कि वह सबके सामने ऐसे दिखाएंगे जैसे उसे कुछ भी याद नहीं। और यह सच भी था, उसे इस सनम के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ये सनम कैसी थी, क्या थी, इसका किसके साथ क्या रिश्ता था, ये पूरी तरीके से इस सनम को नहीं पता था। और सबसे अच्छी बात थी उसके लिए अभी कुछ पल ही बीते होंगे कि पूरी मल्होत्रा फैमिली अंदर आ जाती है। सनम उन सबको अजीब तरीके से देखती है तो सबके दिल में एक चुभन होती है कि उनकी बेटी उन्हें अजनबियों की तरह देख रही है। तभी दादाजी और दादी माँ आगे आता है और सनम के सर पर हाथ रखकर कहती हैं, हमें माफ कर दो बेटा, तुम हमारे घर की इकलौती बेटी हो फिर भी हम तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाए। सनम दादा दादी का हाथ पकड़कर कहती है, पहले ही मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन आप सबको देखकर मुझे लगता है जैसे आप
सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो चलिए ना एक नई शुरुआत करते हैं एक नई सनम के साथ, क्योंकि यह सनम एक कोरा कागज है। दादी माँ, आप इस पूरे कागज पर जो भी लिखूंगी, जैसा भी लिखूंगी, यह सनम वैसे ही बन जाएगी। सनम कितनी प्यारी बातें सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि सनम अपनी याददाश्त खो चुकी है। एक तरह से यह उनके लिए एक वरदान था, क्योंकि बेटी अब उनके पास थी, वरना कल जो भी हुआ था उसके बाद तूने ऐसा लगा था जैसे उनकी बेटी हमेशा के लिए उनसे दूर हो गई। खोडिया, उन्होंने अपनी बेटी को आइए जानते हैं मल्होत्रा फैमिली के बारे में। एल जयवर्धन मल्होत्रा मल्होत्रा फैमिली के सिर और सनम के दादाजी और पूरी मल्होत्रा कॉर्पोरेशन के एमडी। सरिता जयवर्धन मल्होत्रा सनम की दादी माँ और एक हाउसवाइफ, और इस घर में वो सबसे ज्यादा सनम से प्यार करती हैं, क्योंकि सनम 7 पीढ़ियों के बाद उनके खानदान में पैदा होने वाली इकलौती बेटी थी। हर्षवर्धन मल्होत्रा सनम के पापा और मल्होत्रा अंपायर के सीईओ, लेकिन एक महीने पहले उन्होंने अपनी यह पोस्ट अपने बड़े बेटे समीर मल्होत्रा को दे दी थी और खुद रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार हमारी सनम से करते हैं। सनम की अच्छी बुरी हर एक जीत को हमेशा पूरी करते हैं। रागिनी हर्षवर्धन मल्होत्रा सनम की मां, ये पैसे से एक प्रोफेसर है, उनकी पूरी दुनिया उनके बच्चों के इर्द रहती है। यह अपने चारों बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, और उनकी एक कमजोरी है, वह है उनकी बेटी सनम। समीर मल्होत्रा सनम के बड़े भाई और मल्होत्रा अंपायर के सीईओ, और उनकी एक ही कमजोरी है, उनकी बहन सनम। अर्जुन मल्होत्रा सनम के दूसरा भाई, और यह सनम से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर उनकी बहन को कोई ऊंची आवाज में कुछ बोल भी देता है ना, तो दूसरे दिन का सवेरा वो इंसान देखा नहीं है। अक्षय मल्होत्रा सनम का छोटा भाई। सनम और अक्षय दोनों ही जुड़वा है, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। जहां अक्षय बिल्कुल शांत रहता है, वही सनम तूफान है, तूफान। लेकिन अक्षय की भी एक ही कमजोरी है, वह है उसकी बहन। वह अपनी बहन के लिए अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। सात्विक शर्मा अक्षय का दोस्त और एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा है। एक बार अक्षय सात्विक को अपने घर लाया था, तभी से सनम पागल हो गई थी सात्विक के पीछे। और सात्विक ने 2 दिन पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड कामना से सगाई कर ली थी। उसे दिन सनम ने बहुत हंगामा किया था, लेकिन सात्विक ने उसे सबके सामने बहुत जलील किया। और उसके बाद हम पूरा मल्होत्रा परिवार सात्विक से अपना सारा रिश्ता खत्म कर हमेशा हमेशा के लिए सनम को लेकर वहां से आ गए थे। सात्विक को हमेशा लगता था सनम एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की है, जो चाहती है वह प्रकार रहती है। इसीलिए सात्विक ने कामना से सगाई की थी, क्योंकि वह चाहता था सनम उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन जब सनम वहां से रोकर आई तो सात्विक के दिल में कुछ टूटा सा महसूस हुआ, लेकिन सात्विक ने इस बात पर गौर नहीं किया। सनम मल्होत्रा पूरे मल्होत्रा परिवार की जान, अपने फैमिली के साथ साथ अपने दोस्तों की भी जान। लेकिन उसके अंदर जीत और घमंड बहुत था, जिसके चलते वह सबकी नजरों में एक बुरी लड़की हो गई थी, वरना वह दिल की बुरी नहीं थी। उसे हमेशा से सबकी अटेंशन और प्यार पाने की आदत थी, लेकिन जब सात्विक ने उसे रिजेक्ट किया तो यह चीज सनम बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी छवि एक बुरी लड़की की बन गई। फायर नॉवल की दुनिया। फायर सात्विक को हमेशा लगता था सनम एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की है, जो चाहती है वो प्रकार रहती है। इसीलिए सात्विक ने कामना से सगाई की थी, क्योंकि वह चाहता था सनम उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन जब सनम वहां से रोकर आई तो सात्विक के दिल में कुछ टूटा सा महसूस हुआ, लेकिन सात्विक ने इस बात पर गौर नहीं किया। सनम मल्होत्रा पूरे मल्होत्रा परिवार की जान, अपने फैमिली के साथ साथ अपने दोस्तों की भी जान। लेकिन उसके अंदर जीत और घमंड बहुत था, जिसके चलते वह सबकी नजरों में एक बुरी लड़की हो गई थी, वरना वह दिल की बुरी नहीं थी। उसे हमेशा से सबकी अटेंशन और प्यार पाने की आदत थी, लेकिन जब सात्विक ने उसे रिजेक्ट किया तो यह चीज सनम बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी छवि एक बुरी लड़की की बन गई। सनम को इन लोगों का प्यार और अपनापन बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वह शांत रहती है। तभी सनम का भाई आगे आता है और कहता है, मैं सनम के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा कर लाता हूँ, तब तक शर्म को तैयार कर दीजिए। दादा दादी और सनम के मम्मी पापा हाँ बोल देते हैं। दादा दादी तो वार्ड से बाहर चले गए थे और साथ में सनम के पापा भी, लेकिन सनम की माँ अभी भी सनम के पास मौजूद थी और उन्हें एक ड्रेस देकर कहती है, आप जो ये ड्रेस चेंज करके आओ।
रागिनी जी सनम को सहारा देकर वॉशरूम में लेकर जाती हैं और सनम की ड्रेस चेंज करने में उसकी मदद करती हैं। तब तक घर के बाकी मेंबर भी अस्पताल से जा चुके थे क्योंकि सबको सनम की वेलकम की तैयारी करनी थी। वहीं अक्षय, अर्जुन और समीर हॉस्पिटल के बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़े थे। समीर अक्षय की तरफ देखकर कहता है, भाई मैं नहीं चाहता सनम को दोबारा उसे सात्विक का चेहरा भी देखने को मिले। आप ऐसा कीजिए कि सात्विक खुद ब खुद ये शहर और ये देश छोड़कर चला जाए क्योंकि मैं मेरी बहन को अब कोई भी दुख दर्द नहीं दे सकता। अर्जुन, समीर और अक्षय अपनी सारी बातें क्लियर करके वहां से अंदर वार्ड की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों कमरे में पहुंचते हैं, देखते हैं सनम पूरी तरीके से तैयार थी। समित आगे बढ़ता है और सनम को अपनी बाहों में उठा लेता है। सनम को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। पिछली जिंदगी में कभी उसे किसी का प्यार, अपनापन नहीं मिला था और इस जिंदगी में उसे सब कुछ भर भर के मिल रहा था और वो भगवान का शुक्रिया अदा भी कर रही थी। वहीं अक्षय और अर्जुन मुंह बना लेते हैं और वो दोनों ही समीर के पास आकर कहते हैं, हम सनम को गोदी उठाने वाले थे, आपने क्यों उठाया? आप उसे नीचे उतरो, हम लेकर जाएंगे। उन तीनों को बच्चों की तरह लड़ते हुए देखकर हर्षवर्धन जी आगे आते हैं और समीर के हाथों से सनम को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं और तीनों भाई मुंह खोल हर्षवर्धन जी को देखते ही रह गए थे। और समीर गुस्से में अक्षय और अर्जुन को देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी गुड़िया मुझसे दूर चली गई और पापा को मौका मिल गया हमारी गुड़िया को हमसे दूर करने का। वो दोनों भी समीर की बात से एग्री कर जाते हैं क्योंकि घर के सारे मर्द सनम को लेकर बहुत पॉजिटिव थे, चाहे दादरी हूँ, चाहे हर्षवर्धन जी, चाहे तीनों भाई। रागिनी जी अपने बेटों की यह खट्टी मीठी तकरार देखकर मुस्कुरा रही थी, वरना जब से सात्विक इन सब की जिंदगी में आया था उनकी बेटी और उनके बेटे आपस में एक दूसरे के दुश्मन से बन गए थे और सनम की याददाश्त जाते ही सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। वह सात्विक को पूरी तरीके से भूल चुकी थी और अब वह कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी कि उनके परिवार में दरार आए। थोड़ी ही देर में सब लोग मल्होत्रा मेंशन पहुंच जाते हैं जिसे फूलों से सजाया हुआ था। सनम हैरानी से उसे घर को देख रही थी, फिर उसे अपने पापा की आवाज सुनाई देती है, आओ बाहर। जैसे ही सनम बाहर कदम रखने वाली होती है उससे पहले ही हर्षवर्धन जी उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। तीनों भाई फिर से परपटकते रह गए थे क्योंकि हर्षवर्धन जी ने उन्हें मौका ही नहीं दिया था सनम को उठाने का। वहीं रागिनी जी मुस्कुराते हुए अंदर आ रही थी। हर्षवर्धन जी जैसे ही सनम को सोफे पर बिठाते हैं तभी कोई अचानक से आकर सनम को अपनी बाहों में उठा अपनी गोदी में उठकर बैठ जाता है। हर्षवर्धन जी जब सामने देखते हैं तो अपने छोटे भाई अनुज को देखकर उनका मुंह बन जाता है क्योंकि हर्षवर्धन जी और अनुज वर्धन में हमेशा ही सनम को लेकर झगड़ा रहता था। अनुज अपनी फैमिली के साथ पिछले 2 साल से लंदन में था किसी काम के ससुरे में और आज सुबह ही वो वापस आया और वापस आते ही उसे सनम के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो बहुत परेशान थे कि उनके ना रहने पर उनकी गुड़िया के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सनम अपनी याददाश्त खो चुकी है तो उन्हें एक तरह से दुख भी हुआ और एक तरीके से खुशी भी हुई। अनुज जी को वापस आया देकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। समीर, अक्षय, अर्जुन आगे जाकर अनुज जी के पैर छूते हैं। अनुज जी सनम को अपनी बाहों में उठाकर ही दादा दादी और हर्षवर्धन रागिनी जी के पैर छूते हैं। तभी रागिनी जी अनुज जी की तरफ देखकर कहती हैं, तुम अकेले आए हो, पायल नहीं आई? तभी किचन से एक मीठी सी आवाज आती है, ऐसा हो सकता है दीदी के इंडिया ना हो और पायल ना आए, मैं तो अपनी गुड़िया के लिए नाश्ता बना रही थी किचन में। वही रागिनी जी नाम है अपनी गर्दन हिला देती है क्योंकि वह जानती थी पायल जी और अनुज जी के आने के बाद उन लोगों को बहुत कम ही वक्त मिलने वाला था सनम के साथ। अर्जुन, अक्षय और समीर अनुज जी के आसपास आकर बैठ जाते हैं और अनुज जी को रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखने लगते हैं। वहीं हर्षवर्धन की रागिनी जी दादा दादी अलग सोफे पर बैठ गए थे। वहीं पायल जी एक चेयर खिसकाकर आगे बैठ जाती हैं और अपने हाथों में पड़े हुए सूप को लेकर धीरे धीरे सनम को पिलाने लगती है। ये देखकर सनम की आंखों में आंसू
आ जाते हैं। वही सनम की आंखों में आंसू देख पूरा परिवार परेशान हो जाता है और चिंता भरी आवाज में सनम से पूछने लगता है कि उसे कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हुआ है, डॉक्टर के पास चले, हॉस्पिटल चले। सनम अपने आंसू साफ करके कहती है, मुझे कुछ याद तो नहीं, लेकिन आप सब लोगों का प्यार देखकर मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश नसीब थी जो मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। मैं तो भगवान से दुआ करूंगी कि अगर मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती की हो या पहले में कोई गलत काम करती थी तो मुझे कभी भी मेरी बातें याद ना आए। सनम की बात सुनकर पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। तभी बाहर से एक बटलर आकर कहता है कि बाहर सात्विक शर्मा आया है अपनी मंगेतर के साथ। सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन वह सनम के सामने सात्विक का कोई जिक्र नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वह उन्हें अंदर आने के लिए बोल देते हैं। अनुज जी सनम को अपने बगल में बिठाकर उसे सूप पिलाने लगते हैं। सात्विक जैसे ही अंदर आता है उसकी नजरें सामने सोफे पर बैठी सनम पर जाती हैं, जिसके सर में पट्टी बंधी हुई थी और हाथ और पैरों में भी। सात्विक के दिल में एक दर्द होता है, लेकिन वह इस बात को इग्नोर करके समीर से कहता है, तुमने मेरी कंपनी क्यों बंद करवाए और मेरा घर भी तुमने खरीद लिया, तुम साबित क्या करना चाहते हो? समीर, मैं तुम्हारी बहन को रिजेक्ट करके अपनी पसंद की लड़की से एंगेजमेंट की, इसलिए तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? वह समीर को और भी बहुत कुछ बोलता है, लेकिन समीर चुप था क्योंकि वो अपनी बहन को किसी गिल्ट में नहीं डालना चाहता था। तभी सात्विक के कानों में एक गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। जब सात्विक सामने देखा है तो अपने सामने गुस्से में भारी सनम को देखकर को हैरान रह जाता है। सनम धीरे धीरे चलकर सात्विक के सामने आती है और कहती है, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं अपने पास्ट में क्या गलतियां की थी, लेकिन अगर ये सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है ना मिस्टर, तो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं तुम्हें जानती थी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से इस तरीके से बात करने की? सात्विक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की हमेशा उसके आगे पीछे घूमती थी वो कितना भी उसे बेइज्जत करें, जलील करें, वो कभी कुछ नहीं कहती थी। आज वो अचानक से इतना कैसे बदल गई? वहीं समीर, अक्षय और अर्जुन की आंखों में नमी आ जाती है क्योंकि उन्हें बचपन वाली सनम नजर आ रही थी जो किसी को भी अपने भाइयों से कुछ नहीं बोलने देती थी। सनम गुस्से में सात्विक और उसे लड़की के पास आकर खड़ी होती है और कहती है, मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? और दूसरी बात, मेरे घर में आए तो मेहमान बनकर आते, मेरे भाई से इस तरीके की बात करने की हिम्मत भी नहीं करते। मेरा भाई इसलिए चुप है कि शायद पेस्ट में मैंने कोई गलती की होगी, इसलिए पढ़ना मेरा भाई तुम जैसे इंसान को अपने मुंह बिना लगता। सनम कितनी कड़वी बातें सुनकर सात्विक के दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन ये सब कुछ तो उसका ही बोया हुआ था, तो काटना भी उसे ही था। सनम समीर की तरफ देखकर कहती है, भाई यह इंसान कौन है और आपसे इस तरीके से बात क्यों कर रहा है और आप इसे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? 20+ कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट। फायर नॉवल की दुनिया फायर। सात्विक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की हमेशा उसके आगे पीछे घूमती थी वो कितना भी उसे बेइज्जत करें, जलील करें, वो कभी कुछ नहीं कहती थी। आज वो अचानक से इतना कैसे बदल गई? वहीं समीर, अक्षय और अर्जुन की आंखों में नमी आ जाती है क्योंकि उन्हें बचपन वाली सनम नजर आ रही थी जो किसी को भी अपने भाइयों से कुछ नहीं बोलने देती थी। सनम गुस्से में सात्विक और उस लड़की के पास आकर खड़ी होती है और कहती है, मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? और दूसरी बात, मेरे घर में आए तो मेहमान बनकर आते, मेरे भाई से इस तरीके की बात करने की हिम्मत भी नहीं करते। मेरा भाई इसलिए चुप है कि शायद पास्ट में मैंने कोई गलती की होगी, इसलिए, वरना मेरा भाई तुम जैसे इंसान को अपने मुंह बिना लगाता। सनम कितनी कड़वी बातें सुनकर सात्विक के दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन ये सब कुछ तो उसका ही बोया हुआ था, तो काटना भी उसे ही था। सात्विक गुस्से में सनम की तरफ देखकर कहता है, तुम ये सब बातें इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि मैं तुम्हें रिजेक्ट करके किसी और को पसंद किया, इसलिए तुम बदल लेना चाहती हो मुझसे और मेरी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो ना, लेकिन तुम्हारे ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। सात्विक की बातें सुनकर सनम जोर जोर से हंसने लगती है।
और हंसते हुए कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग का एक स्क्रू ढीला है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि खुश प्रेमी में जी रहे हो। मिस्टर में सनम मल्होत्रा तुम जैसे इंसान से प्यार और शादी करेगा? तुम्हारी औकात है मेरे बराबर खड़े होने की? तो जो मैं तुमसे शादी करूंगी तुम्हें क्या लगता है? और हाँ, पेस्ट में मैंने जो भी किया वो मेरा बचपन, मेरी नादानी थी, क्योंकि शायद मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, लेकिन फिर मुझे अकल आ गई कि मैं तुम जैसे इंसान के पीछे अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकती। और हाँ, आज के बाद मेरे भाई से इस लैंग्वेज में बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना मेरा भाई तुम्हारे साथ कुछ करे ना करे, लेकिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और मुझे अफसोस भी नहीं होगा। तो मैं जान से करने का। और हाँ, मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था उसे रात मेरी इज्जत और मेरी जान बचाने वाले तुम थे, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि उसे दिन ना ही तुमने मेरी जान बचाई थी ना ही मेरी इज्जत, वह बचाने वाला कोई और था। इसलिए अब इसको फैमिली में मत रहना कि सनम मल्होत्रा तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान से शादी करेगी। सात्विक हैरानी से सनम के चेहरे को देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 2 दिन पहले तक ये लड़की उसके प्यार में पागल थी और आज उसे इस तरह से बात कर रही है। और फिर सनम 2 कदम आगे जाकर उन दोनों के पास खड़ी होती है और कहती है, जानते हो तुम दोनों की जोड़ी मेड फॉर ईच अदर, दोनों ही भिखारी हो तो एक दूसरे को तो पूरा कर ही दोगे ना। लेकिन सुनो, मल्होत्रा के लिए कोई ऐसा आएगा जो उसकी टक्कर का और उसकी हैसियत का होगा, तुम जैसे नहीं। और हाँ, आज के बाद मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना, वरना धक्के मारकर इस शहर से क्या इस दुनिया से ही विदा कर दूंगी, क्योंकि आज तक असली सनम मल्होत्रा को तुम जानते नहीं हो। और हाँ, तुम्हारी वजह से आज तक मैंने अपने भाइयों को बहुत दुख दिया है, लेकिन आप नहीं तो निकलो यहाँ से, गेट आउट। सनम सात्विक को बातें सुनकर फिर वापस जाकर अनुज जी के पास बैठ जाती है और अनुज जी तो आंखें फाड़े सनम को देख रहे थे। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने सनम का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। वह हमेशा सबके सामने दरी दरी दबी दबी से रहती थी, लेकिन आज के सनम तो फुल ऑन मोड में थी, जिसे देखकर एक बार फिर अनुज जी और हर्षवर्धन जी और पजेसिव हो जाते हैं अपनी बेटी के लिए। समीर अर्जुन और अक्षय सात्विक के पास आते हैं और कहते हैं, अब यहाँ से जाने का क्या लोगे? आज तक हम तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते द, तुमसे दोस्ती इसलिए की थी, तुम्हारे बिजनेस में हेल्प भी इसलिए कर रहे द कि हमें लगता था कि तुमने हमारी बहन की इज्जत और उसकी जान डॉनन बचाई है। लेकिन जब तुमने यह सब कुछ किया हाई नहीं है तो फिर हम तुम्हें यह सब इसलिए आज के बाद यहाँ नहीं आना। सात्विक अपने पैर पटकते हुए तुरंत ही मल्होत्रा मेंशन से बाहर चला जाता है। उसके पीछे पीछे समीर भी चली जाती है। समीर सात्विक का हाथ पकड़कर कहती है, तुमने तो बोला था ये बिजनेस तुम्हारा है, इसीलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुई थी। एक जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। एक भिखारी से कौन ही शादी करेगा? और एंगेजमेंट रिंग उतार कर सात्विक के हाथ पैर रखकर चली जाती है। वहीं अपने गेट पर खड़े तीनों भाई ये सीन देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक प्राउड भारी स्माइल आ जाती है। अक्षय सनम के पास आकर कहता है, बेटा जब तुम्हें कुछ याद नहीं तो तुम्हें ये सारी बातें कैसे याद है? सनम अपना फोन अक्षय के आगे कर देती है, जिसमें एक डायरी ओपन थी जिसमें सात्विक और सात्विक से जुड़ी सारी चीज लिखी हुई थी। यह सब पढ़कर अक्षय हैरान रह जाता है। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी बहन फोन में दिन भर इसीलिए लगी रहती थी क्योंकि वो उसमें डायरी लिखती थी, अपने मन की बातें लिखती थी। इसीलिए अब सब लोग शांत हो जाते हैं, वरना सबको लगा था कि सनम नाटक कर रही है मेमोरी जाने का। वहीं सनम भी खुद के दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस लेती है, वरना आज तो उसका खेल खत्म ही होने वाला था। सनम पायल जी की तरफ देखकर कहती है, छोटी मानाज मैं आपके साथ सोऊंगी और छोटे पापा आपके साथ भी। तभी पीछे से दो बच्चे जाकर कहते हैं, ये तो गलत बात है ना सनम, आज हम सारे भाई बहन एक साथ सोने वाले थे और तुमने मम्मी पापा के साथ सोने का फैसला कर लिया। सनम सबकी तरफ देखकर कहती है, तो ऐसा करते हैं, आज हम सब लोग एक साथ यही हाल में सोते हैं तो गड्ढे बढ़ा लेंगे, तो किसी को भी मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सनम का आइडिया सबको पसंद आता है और सब तैयारी में लग जाते हैं। समीर बार बार किसी का कॉल कट कर रहा था। ये देखकर सनम
के चेहरे पर कुछ भाव आकर चले जाते हैं क्योंकि इस सनम को उसे समय सनम की सारी बातें याद आ चुकी थी सात्विक को देखने के बाद, इसलिए वह सबके बारे में सब कुछ जानती थी और सनम समझ जाती है समीर किसका कॉल कट कर रहा है। समीर अपना फोन टेबल पर रखकर गड्ढे बचाने में अक्षय और अर्जुन की मदद करने लगता है तो जल्दी से सनम समीर का फोन उठाकर कॉल अटेंड कर लेती है तो दूसरी तरफ से एक लड़की की प्यारी सी आवाज आती है, कहाँ हो आप समीर, मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आप मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे। मैं जानती हूँ समीर, सनम मुझे पसंद नहीं करती इसीलिए सनम ने मुझे घर आने से मना कर दिया है, पर समीर आप भी समझने की कोशिश कीजिए ना, हमारी शादी हो चुकी है, मैं कब तक अपने घर में रहूंगी। सब लोग बातें बनाने लगे हैं, मम्मी पापा की भी इंसल्ट हो रही है। समीर आप घर में सबसे बात करो ना और ले जाइए ना मुझे यहाँ से। अगर सनम को मैं पसंद नहीं हूँ तो कोई बात नहीं है, मैं उसके सामने नहीं आया करूंगी, मैं उसका कोई काम नहीं किया करूंगी, लेकिन मुझे ले जाइए ना यहाँ से। सनम चुपचाप सामने वाले की सारी बातें सुन रही थी, फिर वह कॉल कट करके अपने भाई की तरफ देखती है जिसके चेहरे पर कुछ परेशानी झलक रही थी। सनम समझ जाती है कि समीर सनम और अपनी बीवी में से किसी एक को चुनने की कोशिश कर रहा था। सनम सबकी तरफ देखकर कहती है, तो अब सब काम हो गए हैं तो सब लोग अपने अपने कमरे में जाए, फ्रेश होकर आई है, मैं तब तक गार्डन में जाती हूँ। सनम गार्डन की तरफ चली जाती है और बाहर आकर ड्राइवर से कहती है, क्या आप समीर भाई की वाइफ का घर जानते हैं। सारे बॉडीगार्ड्स हैरानी से सनम की तरफ देखते हैं लेकिन फिर खुद का सर नीचे झुका कर कहते हैं, जी मैडम हम जानते हैं, तो मुझे लेकर चलो वहाँ। सनम जल्दी से गाड़ी में बैठकर उसे घर की तरफ निकल जाती है। महिमा समीर मल्होत्रा। समीर की वाइफ सनम को महिमा कभी पसंद नहीं थी। समीर और महिमा की लव मैरिज हुई थी। समीर बहुत प्यार करता था महिमा से। महिमा एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी लेकिन सनम को कभी भी महिमा पसंद नहीं थी, इसलिए महिमा बहुत कम सनम के आगे आती थी, लेकिन जब भी आती थी सनम हमेशा उसकी बेइज्जती करती थी, उनसे इंसल्ट करती थी। इसलिए एक दिन समीर महिमा को उसके घर छोड़ आया था। उसी दिन के बाद महिमा कभी भी मल्होत्रा मेंशन नहीं आई थी और इस बात को 6 महीने बीत चुके थे। इन 6 महीना में महिमा बहुत कुछ सुना था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। कभी कभी सनम की नजरों से बचकर समीर महिमा से मिलाया करता था। महिमा का पूरा खर्चा उठता था लेकिन उसे कभी अपने घर नहीं लाता था क्योंकि वो अपनी बहन को दर्द में नहीं देख सकता था। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि वो महिमा को तलाक देकर हमेशा के लिए सनम की खुशी चुन लेगा। लेकिन इस फैसले से सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को हो रहा था तो वह समीर ही था। महिमा तो आज भी उम्मीद में थी कि एक दिन समीर आएगा और उसे वापस ले जाएगा। किसी दिन तो शबनम समझेगी समीर की खुशी को, किसी दिन से पता चलेगा कि समीर महिमा के बिना अधूरा है। लेकिन ऐसे ही सोचते सोचते 6 महीने बीत गए थे लेकिन कुछ भी नहीं बदला था। सनम की गाड़ी एक कॉलोनी के बाहर आकर रुकती है। सनम उसे कॉलोनी को देख रही थी जहां मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते थे। इस वक्त शाम का टाइम था इसलिए सब लोग अपने अपने घर के बाहर बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वही ड्राइवर सनम से कहता है, यहाँ से आगे पैदल ही जाना पड़ेगा, गाड़ी नहीं जाएगी। सनम ओके बोलकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है और आगे की तरफ चलने लगती है। पूरा कॉलोनी सनम को देख रहा था। तभी एक बच्चा सनम को देखकर कहता है, अरे ये तो महिमा दीदी की ननंद है, जाकर दीदी को बताना पड़ेगा। वो बच्चा भागकर महिमा के घर जाता है और महिमा को बताता है कि आपकी नंद आ रही है। ये सुनकर महिमा डर जाती है। महिमा बार बार समीर को कॉल कर रही थी लेकिन समीर का फोन तो सनम के पास था तो वो कैसे ही फोन उठाती है, इसीलिए महिमा डरी सेमी नजरों से बाहर खड़ी हो जाती है। सनम को देखते ही महिमा जल्दी से उसे अंदर ले आती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाहर पड़ोसी उन लोगों की बातें सुनी और बाद में उसके मम्मी पापा को बेइज्जत करें। इसलिए सनम महिमा के पास आकर रहती है, भाभी आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपको और भाई को बहुत सफ़र करना पड़ा है ना। आज के बाद में कभी आपके भाई के बीच, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको लेने आई हूँ। जैसे ही महिमा सनम के मुंह से सारी बातें सुनती है उसे यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है सनम फिर कोई नाटक कर रही है, लेकिन वह सनम से कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि समीर ने महिमा को वार्न किया था कि कभी भी और कितनी भी हालातों में वो कभी सनम के खिलाफ नहीं जाएगी। महिमा जल्दी से तैयार होकर सनम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। महिमा के मम्मी पापा बहुत खुश थे कि चलो उनकी बेटी अपने ससुराल जा रही है। जैसे ही महिमा सनम के साथ
बाहर आती है। पूरी कॉलोनी वाले महिमा से पूछते हैं कि वो अपने ससुराल जा रही है, तो सनम सब की तरफ देखकर कहती है, हाँ मेरी भाभी अपने ससुराल जा रही है और आप वो यहाँ कभी कभी भाई के साथ आया करेंगे, और महिमा को लेकर वापस मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल जाती है। वहीं महिमा तो अभी भी डरी हुई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सनम अचानक से इतना कैसे बदल गई, क्योंकि सनम के एक्सीडेंट के बाद महिमा की कोई भी बात समीर से नहीं हुई थी, इसीलिए महिमा को नहीं पता था कि सनम की याददाश्त जा चुकी है। अब समीर जैसे ही हाल में आता है, वो अपनी मां की तरफ देखकर कहता है, मोम क्या गुड़िया अभी तक बाहर से आई नहीं है? मैं भी देख कर आता हूँ। जैसे ही समीर गेट की तरफ बढ़ता है, सामने से आई हुई महिमा नजर आती है। महिमा को देखकर समीर हैरानी से महिला के पास जाकर कहता है, तुम मुझे बिना बताए, मुझे बिना बात करें या कैसे आ सकते हैं? मैंने तुमको बोला था ना कि तुम घर मत आना, सनम को ये सब बर्दाश्त नहीं है। तभी पीछे से सनम की आवाज आती है, और कब तक आप मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करते रहोगे भाई? समीर कितनी तेज आवाज सुनकर घर के बाकी मेंबर भी बाहर आ चुके थे। वहीं सभी जैसे ही महिमा के पीछे देखा है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे सच में यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी बहन की याददाश्त चली गई है, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब फायर नॉवल की दुनिया फायर। समीर जैसे ही हाल में आता है, वह अपनी मां की तरफ देखकर कहता है, मोम क्या गुड़िया अभी तक बाहर से आई नहीं है? मैं भी देखकर आता हूं। जैसे ही समीर गेट की तरफ बढ़ता है, सामने से आई हुई महिमा नजर आती है। महिमा को देखकर समीर हैरानी से महिला के पास जाकर कहता है, तुम मुझे बिना बताए, मुझे बिना बात करें या कैसे आ सकते हैं? मैंने तुमको बोला था ना कि तुम घर मत आना, सनम को ये सब बर्दाश्त नहीं है। तभी पीछे से सनम की आवाज आती है, और कब तक आप मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करते रहोगे भाई? समीर कितनी तेज आवाज सुनकर घर के बाकी मेंबर भी बाहर आ चुके थे। वहीं सभी जैसे ही महिमा के पीछे देखा है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे सच में यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी बहन की याददाश्त चली गई है, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। फायर सनम की आवाज सुनकर समीर पीछे मुड़कर देखता है। समीर सनम को देखकर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला महिमा के बारे में? सनम समीर की तरफ देखकर कहती है, आपको क्या लगता है भाई, मैंने जो गलतियां अपने पास्ट में कीजिए, मैं वो गलतियां नहीं दोहराना चाहती। मेरी वजह से अब भाभी को इस घर में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हें खुद भाभी को इस घर में लेकर आई हूँ, और मुझसे ज्यादा इस घर में भाभी का हिस्सा है, और आज के बाद आप या इस घर का कोई भी मेंबर भाभी को इस घर से दूर नहीं कर सकता। अल्फाया समीर सनम को अपने सीने से लगा लेता है। कहीं सनम आरती कीथा लेकर आती है, समीर और महिमा का गृह प्रवेश करवाती है, फिर समीर की तरफ देखकर कहती है, अब सब लोग डिनर कर लो, उसके बाद हम सब लोग साथ में ही सोएंगे, लेकिन आप भाभी के साथ अपने कमरे में जाएंगे। वहीं महिमा सनम का हाथ पकड़कर कहती है, मैं भी आप सबके साथ ही रहूंगी, मैं भी इस परिवार को और आपको बहुत मिस किया है। महिमा की बात सुनकर समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो सब लोग जल्दी से डिनर करके वहां लगेगा पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, चलो बैठकर क्या करते हैं, कोई गेम खेलते हैं। अक्षय सनम की तरफ देखकर कहता है, क्यों ना ट्रुथ और डियर खेले? सनम भी हाँ बोल देती है, तो सब लोग फूल गहरा बनाकर बैठ जाते हैं और गेम स्टार्ट हो जाता है। तकिया को एक दूसरे को पास कर रहे थे, तभी म्यूजिक बंद होता है और तकिया अक्षय के पास रुकती है, तो सनम अक्षय की तरफ देखकर कहती है, आप तीनों भाइयों से सवाल मैं पूछूंगी और आपको जवाब देने होंगे। वहीं तीनों भाई हाँ बोल देते हैं, तभी अक्षय की तरफ देखकर कहती है, आप किसी से प्यार करते हो? सनम का सवाल सुनकर अक्षय हैरान रह जाता है, और वह सनम की तरफ देखकर कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सनम अक्षय की तरफ देखकर कहती है, अब आपको जवाब देना होगा, आपने ट्रुथ चूज किया था। अक्षय बीच में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ मैं कॉलेज टाइम से एक लड़की से प्यार करता हूँ, और वो लड़की भी मुझसे प्यार करती है। मैं फैमिली वालों को बताने ही वाला था पापा, वह आपके दोस्त ब्रिजभूषण अंकल की बेटी तारा है। जैसे ही हर्षवर्धन जी अक्षय की बात सुनते हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है मेरे बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है? मुझे पता नहीं, मैं और ब्रिजभूषण ने तो तुम्हारी शादी भी तय करती है, बस तारा के इंडिया आने की देर है और तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। अक्षय जल्दी से अपनी जगह जाकर बैठ जाता है, उसकी शैतान पहने उसका काम बहुत आसान कर दिया था।
म्यूजिक स्टार्ट होता है और तकिए को एक दूसरे को पास करने लगते हैं। अक्षय गेम से आउट हो चुका था, इसलिए वह दादा दादी के पास बैठा था। वही म्यूजिक बंद होता है और अब की बार तकिया हर्षवर्धन जी के पास आता है तो रागिनी जी हर्षवर्धन जी की तरफ देखकर कहती हैं, आप क्या लेंगे, ट्रुथ या डेयर? हर्षवर्धन की रागिनी जी की तरफ देखकर कहते हैं, ट्रुथ। रागिनी जी हर्षवर्धन जी की तरफ देखकर कहते हैं, आपके वार्डरोब में जो तस्वीर रखी है वह तस्वीर किसकी है? जैसे ही हर्षवर्धन जी ये सुनते हैं उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह अपने काले पड़े चेहरे के साथ रागिनी जी को देखने लगते हैं। वहीं रागिनी जी के चेहरे पर इस वक्त कोई भावनाएं नहीं थी, वो एकता हर्षवर्धन जी के जवाब का इंतजार कर रही थी। हर्षवर्धन की रागिनी जी की तरफ देखकर कहते हैं, वो फोटो मेरी बड़ी बहन की है, उसने लव मैरिज की थी, इसीलिए पापा ने उसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे, इसलिए तुमको इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उसे दिन के बाद दीदी का जिक्र इस घर में कभी नहीं हुआ था और हम दोनों भाइयों ने भी तुम दोनों से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। जैसे ही रागिनी जी यह सुनती हैं उनकी आंखों में नमी आ जाती है, वरना जिस दिन से उन्होंने वह तस्वीर देखी थी वो हमेशा हर्षवर्धन जी पर शक करती रहती थी, लेकिन आज उनका सब दूर हो चुका था और उनके दिल में एक सुकून उतर आया था। सनम जैसे ही देखते हैं माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया है तो वो जल्दी से कहती है, अच्छा चलिए टाइम आप स्टार्ट करते हैं। फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। इस बार हर्षवर्धन जी आउट हो चुके थे। इस बार जब तक ये पास होता है तो इस बार समीर के ऊपर आता है तो सनम समीर के सामने आकर बैठ जाती है और कहती है, हाँ तो आपसे सवाल मैं पूछूंगी, बताइए आप क्या सुनेंगे, ट्रुथ या डरे? समीर हंस के कहता है, डरे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम ट्रुथ में पता नहीं क्या ही पूछ लोगी। सनम समीर की तरफ देखकर कहती है, तो ठीक है, आपको हम सबके सामने भाभी को प्रपोज करना होगा। जैसे ही महिमा ये सुनती है उसके गाल लाल हो जाते हैं। वहीं समीर हैरानी से सनम को देखा है। वही अक्षय और अर्जुन तो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। कहीं समीर उठकर खड़ा होता है और महिमा के पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और महिमा का हाथ पकड़कर कहता है, मैं जानता हूँ पिछले 6 महीने में मैं तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है वो माफी के काबिल नहीं है, क्योंकि बहन और पत्नी दो अलग चीज होती है और मैं अपनी बहन के लिए अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम जानती हो महिमा, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी गुड़िया से करता हूँ और मैं नहीं चाहता था मेरी गुड़िया कभी भी किसी तकलीफ में रहे, इसीलिए वह फैसला किया। आज पूरे परिवार के सामने सबको साक्षी मानकर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करूंगा, लेकिन अपनी बहन से थोड़ा काम। समीर का ऐसा प्रपोज सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वह प्रपोज कम माफीनामा ज्यादा लग रहा था। एक बार फिर गेम स्टार्ट होता है और इस बार जब म्यूजिक स्टार्ट होता है तो तक ये बार बार पास हो रहा था। तभी म्यूजिक रुकता है और ताकि आता है अर्जुन के पास, तो सनम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, तो भाई आपके ऑफिस में जो आपकी पर्सनल असिस्टेंट है उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? अर्जुन सनम की बात सुनकर हड़बड़ा जाता है और वह सनम की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझे ट्रुथ और डरे तो पूछा ही नहीं, सीधा सवाल। तो सनम रहती है, क्योंकि मैं जानती थी आप दोनों ही तरीके से मुझे बचाने की कोशिश करते थे, इसलिए मैं सीधा सवाल पूछा और आपको सीधा सीधा जवाब देना है। अर्जुन गहरी सांस लेता है और सबकी तरफ देखकर कहता है, उसका नाम अक्षरा है और अक्षरा और मेरी शादी 6 महीने पहले हो चुकी है। अक्षरा की शादी उसकी फैमिली वाले कहीं और कर रहे थे और जब मैं उसकी शादी में पहुंचा तो मैंने देखा बारात वापस चली गई थी, क्योंकि उन्हें लड़की का किसी और के ऑफिस में काम करना पसंद नहीं आया था। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा था, क्योंकि शाम के वक्त नहीं, ज्यादातर अक्षरा को उसके घर ड्रॉप करके आता था, तो मोहल्ले वालों ने इस बात का इशू बनाकर उसे बेचारी की जिंदगी हराम करती थी। इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली और उसे एक अपार्टमेंट देकर वहां रख दिया और वह मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती है। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। सनम सबसे पहले उठकर ताली बजती है और अपने भाई के गले लगाकर कहती है, आपने बहुत अच्छा काम किया है भाई, अगर आप उसे वक्त भाभी को ऐसे ही छोड़ते ना तो जरूर मैं आपसे नाराज हो जाती, और हाँ, कल भाभी को घर लेकर आइएगा, पूरा
परिवार शॉक था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन जब वो लोग सनम को नॉर्मल बिहेव करता देखते हैं तो सब समझ जाते हैं कि सनम को पहले से ही शायद सब कुछ पता था, या उसकी मेमोरी में जो डायरी थी उसे डायरी में ही सब कुछ लिखा था। ऐसे ही हर किसी के राज सबके सामने आते हैं। लास्ट में बारी आती है सनम की तो तीनों भाई उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम तीनों ही तुमसे सवाल करेंगे। सनम हैरानी से कहती है एक सवाल करना है, तीन तीन नहीं करने, आप में से कोई एक कर लो, डिसाइड कर लो किसको, मुझे क्या पूछना है। अर्जुन सनम की तरफ देखकर कहता है क्या तुम्हें वाकई में कुछ भी याद नहीं है, या तुम सिर्फ ये सब इसलिए कर रही हो कि हम सब लोग परेशान ना हो। सनम अर्जुन के सर पर हाथ रख कर कहती है मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं, आप मैंने जो भी जाना है वो मेरी पर्सनल डायरी से जाना है। अब आप इस बात पर भरोसा करो ना करो कि आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ भाई मुझे कुछ भी याद नहीं। और हाँ, सात्विक से मैं जिस तरह से बात की वो मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैं अपनी पर्सनल डायरी पढ़ी थी और उसमें सात्विक के बारे में बहुत कुछ लिखा था। बस शायद पहले मैं बेवकूफ़ थी जो समझी नहीं, लेकिन अब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तो आपसे फिर ना करें भाई, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि मेरे परिवार को ज़रा सी भी तकलीफ हो। सब लोग वहीं गधों पर लेटकर सो जाते हैं। अगली सुबह सब लोग जल्दी उठकर अपने अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन सनम अभी भी बाहरी सो रही थी और किसी ने सनम को उठाया नहीं था। घर के नौकर भी इस तरह से कम कर रहे थे कि सनम की नींद में बिल्कुल भी खलल ना पड़े, बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे। इस घर के सर्वेंट को भी पुरानी वाली सनम से अच्छी यह वाली सनम लग रही थी, क्योंकि यह वाली सनम सबसे बहुत प्यार से बात करती थी, अपने घर के सब लोगों की इज्जत करती थी। वही तीनों भाई सनम के आसपास बैठे इस बात की जानकारी रख रहे थे कि कोई भी जरा सा भी शॉट नहीं करे और सनम की नींद ना खुले। धीरे धीरे सनम की आंखें खुलती है और जब उठकर बैठी है तो अपने पास अपने भाइयों को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह तीनों कोई बड़ी बड़ी से गले लगाकर गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी समीर जल्दी से सनम को अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे की तरफ जाने लगता है। वहीं अक्षय और अर्जुन अपने पैर पटकते रह जाते हैं, क्योंकि हर बार समीर बाजी मार लेता था। ऑस्ट्रेलिया एक 70 मंजिला इमारत के एक ऑफिस में एक लड़का अपनी हेड चेयर पर बैठा था और उसके सामने खड़ा एक लड़का सामने बैठे दूसरे लड़के को कुछ बता रहा था। उसकी बातें सुनकर उसे लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहता है इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है कि मेरी जान इतना बदल गई। और क्या डॉक्टर से कंफर्म किया सच में उसकी याददाश्त गई है? तो सामने खड़ा लड़का कहता है जी सर जी, सच में ही लेडी बॉस की याददाश्त गई है, उन्हें अपना फैसला कुछ भी याद नहीं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि लेडी बॉस ने सात्विक शर्मा को बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाल दिया था। ये सब जानकर सामने बैठा लड़का हद से ज्यादा खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तभी उसके सामने खड़ा दूसरा लड़का कहता है सर जी, क्या माताजी इस बारे में जानकर आपको लेडी बॉस से शादी करने से मना तो नहीं कर देंगे? वो लड़का अपनी चेयर पे से उठकर ग्लास बॉल की दीवार के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो मैं क्या लगता है राघव, मैं मेरी जान को ऐसे ही छोड़ दूंगा? तब तक मैं उसके सामने नहीं गया था, तब तक वो किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती थी। अब जब उसकी जिंदगी में उसे इंसान का कोई वजूद ही नहीं है, तो अब तो उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये है अभिमन्यु राजावत, हमारी कहानी के हीरो। एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के इंसान, उनके लिए इनका खून और खानदान बहुत मायने रखता है। और जब इन्होंने पहली बार सनम को देखा था, सभी से सनम के दीवाने हो गए थे। जब उन्होंने सनम की जानकारी निकलवाई तो इन्हें पता चला सनम सात्विक शर्मा के पीछे पागल है, तो इन्होंने खुद को अंधेरे में रख लिया। लेकिन उनके पास सनम की हर एक छोटी से बड़ी जानकारी मौजूद रहती थी। सनम के एक्सीडेंट से लेकर उसकी याददाश्त जाने तक इन्हें सब कुछ पता था। वैसे तो इन्हें अपने खानदान, नाम और खून का बहुत महत्व है, लेकिन जब से इन्हें सनम से प्यार हुआ तब से यह सनम से शादी करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। इन्होंने अपने घर में सबको कह रखा है ये किसी के साथ कमिटेड है और उनके अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे, चाहे पूरी जिंदगी ने कुंवारा ही तो ना रहना पड़े। अभिमन्यु राजावत इंडस्ट्रीज का सीईओ और पूरे एशिया
का नंबर 1 बिजनेसमैन पूरी दुनिया में सिक्का चलता है अभिमन्यु राजावत का। अभिमन्यु राजावत अगर किसी काम में हाथ डाल दे तो कोई दूसरा बिजनेसमैन उसका में हाथ डालने की सोचता भी नहीं है। अभिमन्यु राजावत खुद में ही खौफ का दूसरा नाम है। जहां अभिमन्यु राजावत हो वहां कोई दूसरा खड़ा ही नहीं हो सकता। उनकी नज़र एक बिजनेस पार्टी में सनम मल्होत्रा के ऊपर पड़ी थी, तब से सनम मल्होत्रा के दीवाने हैं ये, लेकिन कभी सामने नहीं आई। लेकिन अब सनम की जिंदगी में एक जुनून और पागलपन की शुरुआत होने वाली थी। क्या रंग लाएगा अभिमन्यु का सनम की जिंदगी में आना?